हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है और आप सभी ने जो अपनी तैयारी है स्टार्ट कर दी है। तो जिसे भी नहीं पता है उन सभी को बता दिया जाएगा, हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी साथ ही हमारे चैनल पर आपकी स्टार्ट करवा दी गई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की क्लास जो है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये जो क्लासेस है हर एक स्टेट के बच्चों के लिए है, जहाँ पे भी आपका बीएड का प्रवेश परीक्षा होता है। ठीक है, जैसे कि यूपी में होता है, बिहार में होता है, झारखंड में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, फिर उसके बाद इधर राजस्थान में होता है, उत्तराखंड में होता है। तो ये सभी स्टेट के बच्चों के लिए क्लास है। तो ऐसा मत सोचिएगा किसी एक स्टेट के स्पेसिफिक बच्चों के लिए क्लास बनाई जा रही है। ठीक है, हर एक स्टेट के बच्चों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्लियर सभी को? तीनों क्लास जो है हर एक स्टेट के बच्चों के लिए है। ठीक है, चलिएगा। तो क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। ठीक है, अब चलिए क्लास पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके, संसदीय स्वरूप की सरकार में रिक्त स्थान क्या होता है, बताइए। संसदीय स्वरूप की सरकार में क्या होता है? तो संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक प्रशासन प्रणाली की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी शक्तियां विधायिका यानी कि संसद से प्राप्त करती है तथा विधायिका से विधायिका विधायिका के प्रति क्या है, उत्तरदायी होती है। ठीक है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 27वां प्रश्न। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। पूछा क्या गया है, ध्यान से सुनिएगा। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, राष्ट्रपति के संबंध में। ठीक है, तो राष्ट्रपति के संबंध में प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही उत्तर होगा। भारत का राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग होता है। इससे विधायी शक्ति का अधिकार है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है प्रत्येक आम चुनावों के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र के प्रारंभ में संबोधन करता है तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद के अभिभाषण करने की शक्ति प्राप्त है इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका 28 नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादक से सही मिलान नहीं हुआ? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादक से सही मिलान नहीं हुआ है? तो देखिए, वंदे मातरम अरविंद घोष सही मिलान है। न्यू इंडिया बिपिन चंद्रपाल ये भी सही मिलान है। युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता ये भी सही है, लेकिन आपका जो दिया गया संध्या का बरिंद्र नाथ घोष ये आपका सही मिलान नहीं हुआ है पत्रिका के साथ उसके संपादक का। ठीक है, क्लियर सभी को? इसके संध्या पत्रिका के संपादक कौन है? तो बीबी उपाध्याय है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन है? बीबी उपाध्याय है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका 29वां प्रश्न। पूछा गया इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? बताइए, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे जो है दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया है यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? इसको जो है पहला सुल्तान माना जाता है दिल्ली का। मोहम्मद गौरी का गुलाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। ऐबक का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत तक फैला था। ठीक है, इसके बाद खिलजी वंश ने मध्य भारत पर कब्जा किया, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप को संगठित करने में नाकाम रहा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 30 नंबर 30 निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिणी अमेरिका? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, क्लियर से सबसे छोटा महाद्वीप आपका जो है ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर। क्लियर से इन चारों में से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका है
31 31 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण निम्नानुसार कौन सा है, ठीक है। तो देखिए वह है आपका हाइग्रोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। वायुमंडल की आर्द्रता नापने के साधनों को आर्द्रमाप यानी कि हाइग्रोमीटर कहते हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए अगला है आपका साथियों 32 32वां प्रश्न। उत्तर दीजिएगा अल्ट्रेशन निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावित सीमा कहा जाता है, ठीक है। भारत और चीन के बीच प्रभावित सीमा किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मैकमोहन रेखा को, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिएगा साथियों आपका राइट आंसर। मैकमोहन रेखा जो है पूर्वी हिमालय क्षेत्र से चीन अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच सीमा चिन्हित है, ठीक है। यह क्षेत्र जो है अत्यधिक ऊंचाई का पर्वतीय स्थान है जो मानचित्र में लाल रंग से दर्शित है, ठीक है। यह सीमा रेखा जो है सन 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत अस्तित्व में आई थी, ठीक है। क्लियर है। चलिए देखिएगा आपको क्लासेस पसंद आती है, समझ में आती है, तो आप लोग क्या कीजिए क्लासेस को लाइक करते हुए चलिए और अभी से अपनी तैयारी को जो है आप लोग मजबूत करके रखिए। क्या है कि जब तक आप बाकी बच्चों का जैसे फॉर्म आएगा उसके बाद तो वो लोग तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग जब तक फॉर्म आएगा तब तक आपकी तैयारी क्या है पूरी कंप्लीट हो चुकी रहेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे रिवीजन स्टार्ट करेंगे आपका, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी तैयारी को अभी से आप लोग अच्छे से करेंगे, तो नहीं नहीं में आप आराम से अपना 1 से 1.5 लाख रुपए बचाएंगे, ठीक है। 1 से 1.5 लाख रुपए आपका आराम से बचेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक सरकारी गवर्नमेंट सीट मिल जाती है तो आपकी तैयारी जो है फ्री में हो जाएगी, ठीक है। क्लियर सभी को। लेकिन अगर तैयारी आप नहीं करेंगे तो मुश्किल है, तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी तैयारी को अभी से आप लोग करते हुए अच्छे से चलिए, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी रहता है, तो उसके लिए हम हैं नीचे, आप लोग कमेंट करके या तो इंस्टाग्राम पे आके वहाँ पे डाउट सेक्शन बना है, वहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है वहाँ पे आप हमें पूछ सकते हैं, उसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी बताई जाएगी, ठीक है। चलिए और क्लासेस को आप लोग क्या करिए, जो भी आपके भाई बहन हो या जो भी दोस्त हो यार हो साथी हो आपके, जो भी 2026 में बीएड करना चाहते हैं, तो उनके साथ क्या कीजिए आप लोग क्लास को शेयर कीजिए, उनको बताइए कि यहाँ पे जो है आपका बीएड इंटर 2026 की जो तैयारी है करवाई जा रही है, ठीक है। चलिए अब क्लास को आप लोग क्या करेंगे शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 33 33 नंबर। क्या देगा निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया, बताइए किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 31 अक्टूबर को, ठीक है। 31 अक्टूबर को जो है नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है हमें। क्लियर सभी को। चलिए आते हैं यहाँ का अगला प्रश्न देखेंगे 34 34 नंबर क्या है। यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी, बताइए। उत्तर दीजिए। यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या होगी स्थिति, तो घाटा बजट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व यानी कि प्राप्ति से अधिक हो तो ऐसी स्थिति को बजटीय घाटा कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 35 35 नंबर प्रश्न है। पूछा गया आपका, चलिए भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में, बताइए भारत में छुपी बेरोजगारी जो है मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है, तो इसका राइट आंसर आपका जो है तो कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। क्लियर सर भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से जो है कृषि क्षेत्र में दिखाई पड़ती है, क्योंकि श्रमिकों की संख्या अधिक होने पर भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उत्पादन लगभग जो है समान बना रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है 36 36 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों सभी को शिक्षा का हक का, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। भारतीय संविधान में सभी को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 21 यह केवल जो है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। सिर्फ 6 से लेकर 14 वर्ष तक, ना उसके पहले ना उसके बाद, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 37 37 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछा गया है, समुद्र की एक चौड़ी उप खाड़ी प्रवेश मार्ग
जिसको कहते हैं, जो आकार में अवतल हो, क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है आपकी खाड़ी। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, समुद्र की एक खाड़ी, समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी, ठीक है, जो कि आकार में अवतल हो, खाड़ी कहलाती है। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। यह समुद्र के तट पर स्थित पाए जाने वाली आकृति है। अगला प्रश्न है आपका 38 38 नंबर, उत्तर दीजिएगा। पंजाब में बड़ी संख्या में आबलावन नहरें हैं, इनमें जल कहाँ से आता है? तो इनमें जल जो है आपका सतलज नदी से आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा साथियों। क्लियर हो, पंजाब में सतलज नदी से अधिकांश नहरों के लिए जल स्रोत बनाया गया है। पंजाब में बड़ी संख्या में आबलावन नहरें हैं, इनमें जल सतलज नदी से आता है। लेकिन इस समय जो है पंजाब की स्थिति बहुत ही खराब है। ठीक है, चारों तरफ बाढ़ बाढ़ पानी आया हुआ है, वहाँ के जो पशु है बह रहे हैं, सबके घरों में पानी घुस गया है। तो स्थिति बहुत खराब है इस समय पंजाब की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों 39 39। भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? तो यह ली गई है साथियों आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है आपका 40वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। चमकते तारे, तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते, इसका रीजन क्या है? ठीक है, तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है वे पृथ्वी के करीब है, इसलिए उन्हें अधिक प्रकाश मिलता है, और प्रबलता में यदि छोटे मोटे परिवर्तन होते हैं तो वे नजर नहीं आते। ठीक है, यही रीजन है। क्लियर हो इसके बारे में। चलिए आता है आपका अगला प्रश्न है 41 41 नंबर, अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो अर्जेंटीना की राजधानी अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर ब्यूनस आयर्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। यह अर्जेंटीना का सबसे बड़ा क्या है, नगर भी है। ठीक है, यह देश के उत्तरी पूर्वी कोने पर चांदी नदी यानी कि रियो या प्लाटा के मुहाने पर बसा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 42वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू की है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों फ्रांस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, 1954 में ही। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका है 43 43 नंबर। अभी देखिए अपना जीएसटी का मॉडल 2 भारत में लॉन्च हुआ है, जीएसटी 2.0। ठीक है, जीएसटी 2.0 हमारा लॉन्च हुआ है 3 सितंबर 2025 को। और जीएसटी जो पहली लागू हुई थी, जीएसटी 1.0 समझ लिए, यह लागू हुई थी साथियों कब? तो ये आपकी 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ था। ठीक है, और जीएसटी 2.0 आपका 3 सितंबर 2025 को लागू हुआ है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है आपका है 43 43 नंबर, देखिएगा उत्तर दीजिएगा इसका राइट आंसर का। ठीक है, क्या पूछा गया है? 1913 से 14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? 1913 से 14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा जतरा भगत। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका 44, निम्नलिखित में से किसको जो है विश्व बैंक भी कहा जाता है? तो विश्व बैंक भी आपका जो है कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हुआ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को जो है विश्व बैंक भी कहा जाता है। विश्व बैंक की स्थापना सन 1945 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय जो वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका साथियों 45 45वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? तो इनके पुस्तक का नाम है आपका साथियों सचिन तेंदुलकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिया गया साथियों का है प्लेइंग इट माई वे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका 46वां प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों सहित का। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, संथाली। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे फारसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में आरंभ में 14 भाषाएं शामिल थी। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसके बाद जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 1992 में जोड़ा गया। 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, इसमें फारसी भाषा नहीं आती है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है
47 77 अपशिष्ट यानी कि स्लेज जल क्या होता है, तो यह आपका होता है साथियों रसोई से निकलने वाला अपशिष्ट जल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया है साथियों हमारा सही उत्तर हो जाएगा अपशिष्ट जल, यानी कि रसोई से निकलने वाला अपशिष्ट जल होता है। ठीक है, स्लेज। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों है 48 48वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम जो है साथियों आपका हो जाएगा यहाँ पे सुचिता कृपलानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए, उत्तर प्रदेश की पहली प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम था सुचिता कृपलानी। ठीक है, क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 49वां प्रश्न, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उत्तर प्राधिकारी है? ठीक है, राजस्व विभाग का उत्तर प्राधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे राज्य सचिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिएगा साथियों आपका सही उत्तर होगा। क्लियर होगा इसके बाद राज्य सचिव जो राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी होता है, इसके अंतर्गत मंडलायुक्त, जिला अधिकारी एवं उनके अधीन समस्त राजस्व प्राधिकारी आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 50वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। जैसा दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर यानी कि जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आपके स्थित है साथियों कहाँ पे? तो आपका राइट आंसर होगा राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर यानी कि जैन मंदिर जो है माउंट अबू राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण आपका चालुक्य शासकों ने करवाया था। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो है समाज क्लास जो है समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट में बताइएगा, और कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगा तो नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी के क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।